नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी। पूर्व की वीडियो में हम लेकर के आए थे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अर्थ, परिभाषा, महत्व, औसत, एक आदर्श औसत की विशेषताएं, सांख्यिकीय श्रृंखलाएं जैसे व्यक्तिगत, खंडित, सतत आदि। इस वीडियो में हम देखते हैं सांख्यिकीय माध्यों यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार, जिसमें गणितीय माध्य और स्थानिक माध्य। गणितीय माध्य के 3 भाग होते हैं: समांतर माध्य यानी समांतर मध्यमान, गुणोत्तर मध्यमान, हरात्मक मध्यमान। और स्थानिक माध्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है: मध्यांक और बहुलांक। अब हम आज देखेंगे मध्यमान। मध्यमान को अंकगणितीय औसत भी कहा जाता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप औसत है। मध्यमान को ज्ञात करने के लिए हम प्राप्त समूह के सभी आंकड़ों को जोड़ करके उसके अंतर्गत उस जोड़ में जो आंकड़ों की संख्या है उसका भाग दे देते हैं और उससे जो प्राप्त भाजनफल है वह मध्यमान कहलाता है। ग्लेटमैन के अनुसार किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल को उस अंकों की संख्या से भाग देने से जो भाजनफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। मध्यमान की विशेषताएं: मध्यमान के दोनों ओर गुरुत्वीय मान यानी विचलन समान होते हैं। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान होता है। मध्यमान प्राप्तांकों का औसत मान होता है। जितने प्राप्तांक हैं उन सब का औसत मान होता है। मध्यमान को अंक वितरण का प्रत्येक अंक प्रभावित करता है। चाहे किसी भी अंक में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन किया जाता है तो मध्यमान प्रभावित होता है। मध्यमान की मानक त्रुटि मध्यांक और बहुलक की अपेक्षा बहुत कम होती है। किसी भी अंक वितरण प्रणाली में से किसी भी एक अंक के मान में यदि कोई भी परिवर्तन कर दिया जाता है तो मध्यमान का मान परिवर्तित हो जाता है। ये थी मध्यमान की प्रमुख 6 विशेषताएं। अब हम देखते हैं मध्यमान की गणना। मध्यमान की गणना करने के लिए 2 मुख्य रूप से विधियां हैं। एक अव्यवस्थित पद्धतियों से मध्यमान गणना करने की और दूसरा है व्यवस्थित पद्धतियों से मध्यमान गणना करना। व्यवस्थित पद्धतियों से मध्यमान गणना करने की भी 2 विधियां हैं। प्रथम है दीर्घ विधि या वास्तविक औसतांक विधि और नेक्स्ट है लघु विधि या काल्पनिक औसतांक विधि। अब हम देखते हैं अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना। जैसे उदाहरण हमने लिया कि इस उदाहरण के आंकड़े हैं 5, 4, 7, 8, 6, 12, 11, 10, 3, 4। ये आंकड़े अव्यवस्थित रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं। अगर हम इन आंकड़ों से मध्यमान की गणना करते हैं तो हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे: मीन बराबर सिग्मा x बटा n। इसकी व्याख्या हम देखते हैं तो मीन यानी मध्यमान, जिसको m से दर्शाया जाता है सूत्र के अंतर्गत, सिग्मा योग x अंक यानी ये आंकड़े, n आंकड़ों की संख्या। अब हम सूत्र में मान रखते हैं m मीन सिग्मा x यानी आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग करते हैं 5 + 4 + 7 + 8 + 6 + 12 + 11 + 10 + 3 + 4 बटा n यानी कि आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनका टोटल कर लेते हैं 5, 4, 9, 16,
24, 36, 42, 53, 63, 66 और 4 70। 70/10 हमारे सामने प्राप्त हुआ 70/10। इसको अगर हम काटते हैं तो प्राप्त होगा बराबर 7, अर्थात m हमारा प्राप्त हुआ 7। ये तो हमने देखा कि अव्यवस्थित आंकड़े जब हमारे सामने उपलब्ध हैं तो हम उससे मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान हम जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा न हो। यदि आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो हम व्यवस्थित श्रेणी के माध्यम से इसकी गणना करते हैं। अब ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं, उनको व्यवस्थित करना देखेंगे कि हम जो हमारे सामने उपलब्ध अव्यवस्थित आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित कैसे करें। अव्यवस्थित रूप में प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ सोपानों का अनुसरण करना होता है। जैसे सबसे पहले अंकों का प्रसार देखना होता है कि जो प्रदत्त हमें प्राप्त हुए हैं उनमें अंकों का प्रसार कितना है। तो अंकों का प्रसार निकालने के लिए हम उस अंकों के प्रसार में देखते हैं कि न्यूनतम अंक कौन सा है और अधिकतम अंक कौन सा है। ये अंक प्राप्त कर लेने के बाद सूत्र के द्वारा अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक करके हम अंकों का प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। जब हम अंकों का प्रसार ज्ञात कर लेते हैं तो उस प्रसार के आधार पर हम वर्गांतरों का निर्माण करते हैं। उन वर्गांतरों का निर्माण करते समय हम वितरणों को समान खंडों में विभाजित कर लेते हैं और ये खंड इतने होने चाहिए, जैसे ज़्यादातर माना जाता है सांख्यिकी में कि 10 से 15 वर्गांतर होते हैं, वो उपयुक्त वर्गांतर होते हैं और ये प्रत्येक खंड है वह वर्गांतर कहलाता है। फिर है वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार जैसे मान लीजिए हमारा वर्गांतर है 50 से 55, तो इसमें वर्ग विस्तार कितना होगा। 50 से काउंट करेंगे तो 50, 51, 52, 53 और 54 यानी 5 हमारा वर्ग विस्तार होगा 5। यहाँ 55 को इसलिए नहीं क्यों गिना गया क्योंकि ये अपवर्जी श्रेणी का है और अपवर्जी का श्रेणी का होने के कारण से यहाँ 55 इसमें वर्गांतर में काउंट न होकर के अगले वर्गांतर में गिने जाएंगे। फिर है वर्गांतरों की संख्या। जो हमने वर्गांतर बनाए वो कुल कितने हैं वो कहलाएंगे वर्गांतर। फिर नेक्स्ट आता है सोपान, आवृत्तियों को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कर लेना। यानी कि जब हम वर्गांतर बना लेते हैं तो अब जो आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं उनको हम उन वर्गांतरों के अनुसार उनमें काउंट करते हैं, यानी कि आवृत्तियों को उसमें दर्शाते हैं और उसको दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 वर्गांतर आए हों तो उसके लिए हम इस प्रकार से चिन्ह लगा करके और आवृत्ति में लिख देंगे 5। अब हम देखते हैं अव्यवस्थित आंकड़े जो हमें प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों से हम व्यवस्थित वितरण तालिका कैसे बनाएं। जैसे उदाहरण के रूप में हमें ये अव्यवस्थित आंकड़े प्राप्त हुए। अब इनसे हम एक व्यवस्थित तालिका का निर्माण करते हैं। जब हम व्यवस्थित तालिका का निर्माण करते हैं तो जो पूर्व में हमने सोपान देखे उन सोपानों का हमें अनुसरण करना होता है। पहला होता है इसमें अंकों का प्रसार हमें सबसे पहले देखना होता है। अंकों का प्रसार देखने के लिए हम देखते हैं कि इस आंकड़ों के वितरण में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो हम देखते हैं यानी 50 सबसे छोटा अंक है और 97 सबसे बड़ा अंक है। तो ये जो दोनों अंक हमें प्राप्त हो गए, इससे अब हम निकालते हैं अंकों का प्रसार। अंकों का प्रसार निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र है प्रसार बराबर हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो उसमें से माइनस करते हैं सबसे लो आंकड़ा है उसे। तो हाईएस्ट अंक हमारे पास में है 97 और 97 में से निकाले 50 सबसे छोटा अंक, तो अंकों का प्रसार प्राप्त हुआ 47।
अब इन 47 को ध्यान में रखते हुए हम वर्गांतरों का निर्माण करेंगे। अब यहाँ ये 47 ऐसा आंकड़ा है कि जिसको बराबर बांटने पर सही नहीं आ बैठता है वर्गांतर। तो ऐसी स्थिति में हम जब वर्गांतर बनाते हैं तो ये देख लेते हैं कि कुछ ऊपर या नीचे से काउंट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे लोएस्ट बिंदु कितना हुआ 50, तो हमने 50 से शुरू कर लिया और सबसे अधिकतम अंक क्या हुआ 97, तो हम इसको आगे 100 तक ले जा सकते हैं। तो अब हम इसका वर्गांतर यदि हम बनाते हैं तो बनाएंगे कि 100 हमारा क्या होगा अधिकतम होगा। और वर्गांतर कितने बनाएं, अब ये 50 हो गए, 50 के लिए वर्गांतर बनाएंगे तो कितना बनेगा, या तो 5 बनाएं या 10 बनाएं। जैसे मान लीजिए हम इसे 10 वर्गांतरों में जो उपयुक्त होते हैं 8 से लेकर के 15 16 तक के वर्गांतरों का वितरण तालिका, तो हम इसे 10 भागों में विभाजित करते हैं। तो 5-5 का विभाजन के हिसाब से हमारे वर्गांतर बनेंगे। तो पहला वर्गांतर बना हमारा 95 से लेकर के 100 तक। अब हम यदि अपवर्जी श्रेणी बनाते हैं तो दूसरा वर्गांतर बनेगा 90 से 95, तीसरा बनेगा 85 से 90। इस प्रकार से हम पूरे वर्गांतर बनाते हैं। इस प्रकार से हमने ये पूरे वर्गांतर बना दिए। अब इन वर्गांतरों में इन आंकड़ों को व्यवस्थित करके क्या करते हैं, आवृत्तियाँ ज्ञात करते हैं। आवृत्ति चिन्हों के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अब इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारा पहला अंक है 55। अब 55 कौन से वर्गांतर में आता है, यहाँ पर हम देखते हैं 55 है और यहाँ पर 55 है। तो ये जो 55 है ये अपवर्जी श्रेणी हमने बनाई है, इसलिए यहाँ 55 इस वर्गांतर में न आकर के किस वर्गांतर में आएगा 55 से 60 में, इसलिए हम इसको अंक दंड के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं। दूसरा आता है 85। 85 हमारा आएगा इस 80 से 85 और 85 से 90। यही स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 85 अपर लिमिट है जो इसमें काउंट नहीं हो रही है अपवर्जी श्रेणी में। 85 आएगा 85 से 90 वाले में और इसका अंक दंड लगा देते हैं। फिर है 78। 78 हमारा आ रहा है 75 से 80 के अंतर्गत। फिर आता है 59, ये हमारा आता है 55 से 60 के अंतर्गत। फिर आता है 85, ये आता है 85 से 90 के अंतर्गत। फिर आता है 86, ये आता है 85 से 90 में। फिर है 88, ये आता है 85 से 90 के अंतर्गत। फिर ये है 68, ये आता है 65 से 70 के अंतर्गत। फिर है 89, ये आता है 85 से 90। अब हमने यहाँ ये 4 अंक दंड लगा लिए और 5वां दिखाने के लिए हम इसको ऐसे क्रॉस लगा देते हैं ताकि गिनने में सुविधा रहे। फिर आता है 80। 80 आएगा 80 से 85 के अंतर्गत। फिर है 60। 60 आता है हमारा 60 से 65 के अंतर्गत। फिर है 50, ये 50 इसके अंतर्गत। इस प्रकार हम आगे देखते हैं 64 और 75। 75 आता है 75 से 80 के अंतर्गत। फिर 76। 76 आता है 75 से 80 के अंतर्गत। 76 फिर ये हुआ। इस प्रकार से हमने ये आवर्ती चिन्ह लगा लिए। अब हम इनको गिन करके आवृत्तियाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। इसमें 95 से 100 में 2, 90 से 95 में 3, 85 से 90 में 4 और 1 5, 80 से 85 में 5 और 2 7, 75 से 80 में 5 5 10, 70 से 75 में 5 और 4 9, और 65 से 70 में 5 और 2 7, 60 से 65 में 4, और 55 से 60 में 2, और 50 से 55 में 1। अब ये हमारा
तैयार है अव्यवस्थित प्राप्तांकों से व्यवस्थित आवर्ती वितरण तालिका। अब हम किसी भी विधि से, चाहे संक्षिप्त विधि हो या दीर्घ विधि से, हम मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इस व्यवस्थित श्रेणी से दीर्घ विधि और संक्षिप्त विधि दोनों विधियों से मध्यमान की गणना कैसे की जा सकती है वो देखेंगे। नमस्कार।